और आप लोगों को थोड़ा अपन बिजनेस टेक्नोलॉजी या एज अ कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस क्या हम लोग आगे कर सकते हैं? मैम प्लीज। शिल्पी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही ना? जी, अब मैं सुन पा रही हूँ। मैं बीच में प्लीज। कनेक्शन इश्यू की वजह से लॉग आउट हो गई थी। ओके ओके। बताइए। प्लीज आप अपना जो वीडियो है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे साथ जो भी एफपीओ जुड़े हुए हैं अच्छे से आपसे कनेक्ट हो सकें। तो रिकॉर्डिंग करेगा। और आप सभी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जिसको जो भी क्वेश्चन करना हो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैम से मैं निवेदन करता हूँ कि मैम आप सभी हमारे साथ जो भी एफपीओ जुड़ी हुई हैं, आप इनको थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरीके से हम लोग क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह हमारे साथ जो एफपीओ जुड़े हुए हैं काम कर सकते हैं। मैम प्लीज। थैंक यू। सभी कृषकों को और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मॉडल गांव के जितनी भी टीम है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, स्पेशली मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मार्केटिंग के सभी लोग अपना एक बार म्यूट कर लें, फिर एक एक करके फिर क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं तो आसानी भी रहेगी सुनने में। मैं ये कह रही थी कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मॉडल गांव ने जो ये पहल करी है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है और उसमें मुझे मौका दिया है आपसे बात करने का, और अपनी एक प्रेजेंटेशन भी मैं अभी शेयर करूंगी, आप सभी से साझा करूंगी। मेरा थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं। मैंने मार्केटिंग में ही लगभग 8 सालों से कार्यरत हूँ, और प्राइवेट एज वेल एज सरकारी संस्थानों में मैंने काम किया है। विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे मैंने कार्य कर रखा है, जिसमें नेशनल एजेंसीज भी हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं। और उत्तर प्रदेश में खासकर जो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बेल्ट है, जैसे कि मिर्जापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, और पोल्ट्री की बेल्ट है जहाँ तक आप सुल्तानपुर है और उन्नाव है, इस बेल्ट पे अधिकतर किसानों से मैं संपर्क में रहती हूँ। और लगातार जो सरकारी स्कीम्स आती रहती हैं और जो डिफरेंट कंपनीज जो जुड़ना चाहती हैं, उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक बेटर रेवेन्यू इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहले मैं हीरालाल डॉक्टर हीरालाल सर का मैं पहले धन्यवाद करना चाहूंगी, और कि उन्होंने ये अभियान से वो जुड़े रहे, मुझे भी प्रोत्साहित किया कि मैं भी जुड़ूं, और इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया है। इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। यदि कोई असुविधा हो किसी को व्यू करने में तो मुझे बता सकते हैं। क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है इस समय? मुझे कंफर्म करिएगा, मेरी स्क्रीन क्या दिख रही है? नहीं, अभी नहीं मैम। अच्छा, अभी नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है, मैं एक बार वापस करती हूँ। अब बताइए, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ठीक है। तो पहले एक मार्केटिंग का एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं कि मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, विपणन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस को, या किसी भी, और खासकर कृषि प्रधान अगर जो भी बिजनेस होते हैं उनके लिए मार्केटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं और फिर एक एक करके स्कीम्स और आगे खासकर जो एफपीओ अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी हम लोग बात करते हैं।
प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इरिगेशन है, सिंचाई की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारी फसल सही से नहीं हो पाती है, या जो हमने क्वालिटी की फसल बीज उगाए थे वो उतने क्वालिटी के पनप ही नहीं पाते हैं। लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया, यानी कि आपका जो आपने जो आपने खाद डाली, जो आपने बीज डाला, वो उस क्वालिटी के नहीं थे। सॉइल इरोजन तो आजकल जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत जगह ऐसा हो गया है, खासकर गंगा के किनारे वाले जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनमें ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि वो उसमें बालुई मिट्टी की वजह से वहां पर आप तरबूज, खरबूज इन सब की खेती तो कर पा रहे हैं, लेकिन और जो आपकी खेती है वो प्रभावित हुई है। बैंक लिंकेज, क्रेडिट फैसिलिटी की दिक्कत ये है कि सरकार ने स्कीम लॉन्च कर दी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के चलते या फिर आपके केवाईसी के चलते अभी वो स्कीम उतने वृहद स्तर पे सभी किसानों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई नई वैरायटी को लाना, प्लांटिंग मटेरियल का स्वस्थ होना, एक पेस्ट फ्री, डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सर्कुलेट होना, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को के उत्पाद को प्रभावित कर रही हैं। स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, इन सबसे तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर बिंदु है जिसपे ये कह सकते हैं कि अब बहुत ही एक एक दो दो बीघा वाली जितनी जमीन है, जो अधिकतर करीब 80% हमारे जो किसान हैं जिनके पास जमीन जो है वो छोटे पैमाने की जमीन अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज आपको एक छोटे स्तर पे ही कर पाते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट को ही मैं आगे आगे जोड़ना चाहूंगी मार्केटिंग से। तो इस पे आगे मैं चर्चा करूंगी। जब आप अपनी अपनी जमीनों को एक कोऑपरेटिव या एक एफपीओ से जोड़ते हैं, तो उसमें एक आपकी जो स्केल होती है, प्रोडक्शन की जो स्केल होती है वो बढ़ जाती है, और आपको उसमें क्या क्या फायदे हो जाते हैं विपणन से रिलेटेड, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगी। पेस्ट और प्लांट डिजीजेस, ये तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से गंतव्य होगा कि वो बहुत सारे ऐसे रोज वायरस, बैक्टीरिया, ब्लाइट, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं, जैसे कि आलू में लग जाना या फिर फ्रूट्स में लग जाना, जिसकी वजह से फसल जो है वो प्रभावित हो जाती है, और जो जो एक्चुअल जो आपका उत्पाद आता है, जो आपका फाइनल उत्पाद आता है, उसको उसकी कीमत के हिसाब से नहीं मिल पाता है दाम। सॉइल इरोजन हो गया, डिफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटीज, जैसे कि आप देखे होंगे कि कई जगह मंडी परिषद है, कई जगह मंडी परिषद का एक वेयर हाउस है, उसका उसका कार्य ये है कि आप देख सकते हैं कि उन उन वेयर हाउसेस हैं, उनका कार्य ये है कि वो उस जब तक पूरा विपणन नहीं हो जाता है, एक कलेक्शन, एक वेयर हाउस की सुविधा किसानों को प्रोवाइड करें। लेकिन क्योंकि मार्केटिंग इतना चैनलाइज नहीं हो पाई है, या कह सकते हैं कि कहीं ना कुछ ऐसी रुकावटें आई हैं कि उसका पूरा पूरा लाभ किसान लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। और यही बिंदु है जिसके आधार पर ये आज की मीटिंग की जाएगी कि क्या-क्या ऐसी फैसिलिटीज उठा सकते हैं, या क्या-क्या ऐसी मार्केटिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपने उत्पाद की, कि एक बेहतर आपको मूल्य मिल सके आपकी अपने उत्पाद का, और आपका भी, और आपसे जुड़े जो आपका जो समूह है, कोई कलेक्शन है, कोई कलेक्टिव सेंटर है, उस सभी का एक सामूहिक स्तर से आपका रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो। और लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स, जिसपे हम आगे बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खसरा है, खतौनी है, इन सब ये सब मैच नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप जब एफसीआई या इन सब गोडाउन पे जाते हैं अपना माल जमा करने, कि धान की फसल हो गई या फिर आप गेहूं की फसल हो गई, तो लैंड रिकॉर्ड उतना एक्यूरेट ना होने से कब ऐसा होता है कि पूरी की पूरी गाड़ी वापस कर दी जाती है, और उसमें ऐसा भी होता है कि किसान को एक बार ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि दो दो बार के ट्रांसपोर्ट और लेबर का खर्चा उठाना पड़ जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 9 यानी कि विपणन संबंधी पॉइंट पे आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम कृषि प्रधान देश हैं, और कृषि की हर एक स्टेज होती है, एक पौधे की एक स्टेज होती है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो किसी अन्य फ्रूट्स या वेजिटेबल की फसल हो, तो उसका एक स्टेज होता है। प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, सप्लाई चेन है, और कंजम्पशन। मैंने इन 4 भाग में इसलिए डिवाइड किया है कि यदि ये 4 भाग
अच्छे से कोई भी इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मैनेज कर ले, कोई भी पर्टिकुलर किसान एक अपने स्तर से मैनेज कर ले, तो निश्चित तौर से जब आप कंजम्पशन की स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक्चुअली कंज्यूमर उसको खाता है या फिर उसको जिस जिस भी आप रूप में उसको ग्रहण करते हैं, उस स्टेज पे पहुंचने पर आपकी फसल की एक अच्छी उत्पाद और अच्छी कीमत मिलती है। तो प्री प्रोडक्शन में क्या है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट, आप जो पर्टिकुलर बीज बोलते हैं, जैसे कि अब धान की अगर मैं बात करूं, धान में बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारी कंपनी है, सिंजेंटा हो गई, बायर हो गई, आपकी मॉन्सेंटो हो गई, धानुका हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके बहुत सारे उत्पाद आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इन उत्पाद में एक ऐसा उत्पाद चुनना जो आपके जिसमें आप अपना पूरा इन्वेस्ट करें और वो उत्पाद आपको उसी रूप में आपको अच्छे से अच्छा फसल दे पाए, एक तो ये चुनना। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जानकारी होना, जिसमें मुझे लगता है कई किसान भाइयों को ऑलरेडी ये अच्छे से पता है कि भाई किस समय पे कितनी खाद या कितने एग्री इनपुट की जानकारी मुझे लगता है कि अधिकतर किसानों को रहती है। प्रोडक्शन, उसमें मेन आपकी आती है ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग और फूड लॉस मैनेजमेंट। हर एक स्टेज, जैसे कि ग्रोइंग हो गई, या जब आप उसको, जैसे आलू की फसल है, आलू फसल मान लीजिए अगर आपकी 90 दिन की है तो 1 महीने की तो पूरी पूरी आपकी लेबर लगती है। 1 महीने का पूरा आपका, अगर आप लेबर लगाएंगे, उसमें पानी लगवाएंगे, उसके मिट्टी चढ़वाएंगे, ये बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है, लगभग आपकी 1 महीने की जो प्रक्रिया है, जो उसको हार्वेस्ट से पहले, उसकी कटाई से पहले जितनी भी प्रक्रिया होती है, यदि इसको सही से मैनेज किया जाए और एक अच्छी फसल की ओर आपको जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद दिखेगा कि आलू का जो एक साइज है या उसका जो वेट है, या ये कह सकते हैं उसमें कम वायरस है, यदि आपने उसको उतने ही लेबर और उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस के साथ उसको बोया है और आगे उसको लगातार 1-1, 2-2 महीने की जो आपकी अंतराल है, उसमें आपने लेबर लगा के, पानी लगवा के उसका ख्याल रखा है। फूड लॉस मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा ऐसा कई बार होता है कि आपने फसल आपकी कटाई की फसल होती है, आपने उसको रखा, पर उसकी जो जहाँ पे आप रखते हैं या जहाँ पे आप रख पाए, वो हो सकता है कि उसमें ज्यादा मॉइस्चर है, या फिर हो सकता है कि वहां पे थोड़े फंगीसाइड्स लगे हैं या फंजी लगी है या बैक्टीरिया का कुछ आपका अटैक पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फसल है, ये उसका इतना ज्यादा नुकसान आपके कटाई से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच में हो जाता है। इसलिए तीसरा पॉइंट, सप्लाई चेन का मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपकी प्रोसेसिंग आती है, आपने कैसे उसको स्टोर किया, ट्रांसपोर्टेशन क्या कैसे हो पाया, और आप उसको किस मार्केट में ले जा रहे हैं, आप उसको होलसेल मार्केट में ले जा रहे हैं, आप उसको रिटेल मार्केट में ले जा रहे हैं, किस प्रकार की मार्केट में जाके आप उसको विपणन के लिए ले जा रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कृषि के लिए जो जितनी भी फसल है, अगर आप उनकी विपणन से आप उसको जोड़ते हैं तो आपके 3 चैनल हैं। पहला तो B2B जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस, जैसे आप अपना फसल ले गए और आप अपने उत्पाद को ले गए डायरेक्टली किसी कंपनी को आपने, या फिर मिलर को, राइस मिलर को दे दिया या फैक्ट्री में दे दिया, तो ये B2B माध्यम आपके पास है। नहीं तो B2C, आप डायरेक्टली गए, मंडी में आपने उसको किया, या फिर आपकी खुद की रिटेल शॉप है, या आपके पास रिटेल रिटेल जैसे कि आप रिटेल से जुड़े हुए हैं, कुछ आपके रिटेल आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपने डायरेक्टली उसको B2C में कर दिया। तो B2B और B2C में अंतर ये होता है कि B2C आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, आपके पास जो समय होता है उस क्रॉप को उत्पाद को कटाई के बाद मैनेज करने के लिए, वो बहुत ही कम समय में आपका जो उत्पाद है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाता है, तो मार्जिन उसमें ज्यादा होता है। मार्जिन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आप डायरेक्टली आप खुद कस्टमर से जुड़े हुए हैं। भाई आलू जिसको खानी है और आलू का जो किसान है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, आलू के जो दाम है वो आपको 12 रुपए या 15 रुपए, जो भी आपको दाम पे आलू कस्टमर खरीद रहा है, आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं B2C में। B2B में क्या होता है कि आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं, वो कंपनी जुड़ती है किसी कंज्यूमर से। तो होता ये है कि वो कंपनी आपको कुछ आपके कुछ वो कंपनी आपको कुछ फैसिलिटी देगी कि आप हमें अपना माल दीजिए, मान लीजिए हम आपको उसी समय आपको क्रेडिट देंगे, हम आपको उस क्रेडिट पे देंगे, हम आपका अगले साल का माल भी खरीद लेंगे। हम तो ये जो सुविधाएं होती हैं, ये कंपनी देती हैं। बट इसमें क्या होता है कि वो कंपनी थोड़ा 2-3 रुपए अपना भी
मार्जिन निकालेंगी, क्योंकि उसमें वो वेयर हाउस में लेंगी, उसमें उनका वो आगे सप्लाई चेन मैनेज करेंगी। तो इसमें मान लीजिए जहां आपको 12 से 15 रुपए मिल रहे थे, वहां आपको करीब 7 से 8 रुपए या 7 से 9 रुपए, ऐसा कुछ आप मान के चलिए कि आपके इतना रुपए का आपका अंतर होगा। लेकिन उसमें सुविधा क्या होगी, आपका पूरा माल एक बार आप दे सकते हो, पूरा पूरा जितना भी आपकी एक बार गाड़ी गई, आप उस गाड़ी को उस कंपनी को दे दिया, और अब फिर आपकी कोई उसमें आप आगे उसको मैनेज करना नहीं है। आपको क्रेडिट मिल सकता है कि ठीक है, हमने एक गाड़ी ले लिया, अगली गाड़ी का 50% हम अभी से ही पैसा ले सकते हैं, क्योंकि कंपनियों का आप मार्जिन जो है उस पे आप कंपनी को सपोर्ट करोगे। तो उसमें ये होता है कि वॉल्यूम में जैसे आपके एफपीओ के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि जिनकी जो एफपीओ है, जो बड़े स्तर पे ये कार्य करते हैं, तो अगर वो कंपनी से जुड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि उनके एक श्योरिटी ऑफ इनकम रहती है कि हमारे पास 4 कंपनी है, तो हम ये अपना ये मेरा माल है, ये इस रेट पे इस कंपनी से निकल जाएगा, और ये कंपनी जो है वो हमें हो सकता है अगले साल भी हमसे जुड़ी रहे। तो ये एक बड़े सप्लायर के लिए एक B2B का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक तीसरा चैनल होता है B2G, जिसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मिड डे मील की स्कीम है, या फिर आप देखेंगे कि जो आपका आजीविका अभियान है, उसमें आपकी बहुत सारी स्कीमें हैं। आप उससे अगर जुड़ जाते हैं, उसमें अगर आप सप्लाई करते हैं, या उनके आप कैंटीन मॉडल से जुड़ गए, तो आप एक गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ जाते हैं। अब इसमें आपका 2 चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ने का फायदा ये होता है कि जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक सुविधा नहीं, आपको कई सुविधा उसी के साथ भी उपलब्ध की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसान को कोई इरिगेशन की फैसिलिटी देगी, कोई किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देगी, कोई उसको सिंचाई योजना से जोड़ेगा। तो गवर्नमेंट से जुड़ने का मतलब है कि आप एक स्कीम नहीं, आप कई स्कीम से उसको जुड़ रहे हैं। दूसरा उसका एक लैक पॉइंट या कह लीजिए, या फिर एक ऐसा पॉइंट जिसपे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, वो ये है कि पेमेंट की जो स्थिति होती है, वो कई बार ऐसा होता है कि तुरंत उतना टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट का ये है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, अगली फसल कैसे मैनेज करनी है, या क्या बोना है, या कितने क्या कैसा आपको प्लानिंग करनी है, फाइनेंस का कैसा इंतजाम करना है, ये सब आपको थोड़ा गवर्नमेंट में जब आप जुड़ेंगे तो इसके बारे में विचार करना पड़ता है। ये 3 बेसिक चैनल होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। और कंजम्पशन तो डायरेक्ट है, जैसे आपने कुकिंग है, ईटिंग है, जो आपका डायरेक्ट है, उसमें मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली आप कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, वो फिर आपका मैनेज होता है। तो ये 3 चैनल है। मैं नेक्स्ट स्लाइड आप ओपन करती हूँ। अगर एक बड़े पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग को देखें, तो मार्केटिंग या विपणन का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है। आप अच्छा पौधा, आपने अच्छे बीज खरीदे, आपने बढ़िया उसमें लेबर लगाया, आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, लेकिन यदि आपका विपणन जो आपका जो है, आपका विपणन की जो आपने रेवेन्यू एलोकेट किया है, या विपणन के लिए आपने जो खर्चा नियुक्त किया है, उसमें यदि आपने ज्यादा फोकस नहीं किया, तो उसमें क्या क्या असुविधा होती है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। इसका 4 मेन रीजन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि एक ये मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल होता है फार्मर और प्रोड्यूसर का, कि इस पर्टिकुलर उत्पाद की इतनी मार्केट है, तो हमें वो हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें कोई दूसरी दूसरी फसल करनी है। अब मान लीजिए आपका खरबूज है, और मान लीजिए कई तरबूज है, सरस्वती तरबूज हो गया, आपका कालिंदी तरबूज हो गया, 3-4 तरीके की तरबूज है। तो जैसे आपकी अभी आप देखोगे कि आजकल आपकी सरस्वती तरबूज की मार्केट बहुत अच्छी है। तो जाहिर सी बात है, वो क्योंकि उसके दाम अच्छे हैं, तो किसान का ये रहेगा कि भाई अगर हमको तरबूज करना है, तरबूज उगाने का हम डिसीजन ले रहे हैं, तो हम सरस्वती वैरायटी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसकी एक हमें बढ़िया दाम मिलेगा, बाकी तरबूज वैरायटी से अच्छा मिलेगा। बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब ये है कि अगर जैसे कि मैं इसमें देना चाहूंगी आपको मेंथा ऑयल का एग्जांपल, मिंट ऑयल का एग्जांपल देना चाहूंगी। आज से 2 साल पहले ये मेंथा ऑयल की कीमत लगभग आपकी 1800 से 2000 रुपए चल रही थी कीमत, और बहुत ही अच्छे कई कई बाराबंकी, चंदौसी और रामनगर जैसे क्षेत्र में बहुत ही अच्छे दाम पर ये मेंथा की जो फसल थी, वो कई किसानों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, और सीमैप ने भी काफी सपोर्ट किया था इस चीज को आगे करने में। बट अगर आज ही आप देख लें, 2 साल बाद आप देखो मेंथा की दाम क्या है,
तो लगभग 800-900 किलो चल रहा है। तो कितना अंतर आया, लगभग आधा दाम हो गया है जो जो मिल रहा था और जो मिल रहा है। तो जब एक पर्टिकुलर डिमांड और पर्टिकुलर सप्लाई अगर पूरा पूरा बैलेंस हो जाती है, तब तक तो प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सप्लाई ज्यादा होती है और उसकी डिमांड की खपत नहीं हो पाती है, ये भी कह सकते हैं कि मेंथा का थोड़ा कोविड के संबंधी भी थोड़ा रीजन रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट सब कैंसिल हो गए, बाहर की कंपनीज ने लेने से मना कर दिया, शिपमेंट कैंसिल हो गए, तो उससे भी बहुत प्राइस उसका गिर गया। तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि सिनेरियो ये था कि सप्लाई ज्यादा थी और कहीं उसकी मांग नहीं थी। तीसरा ये है कि प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड आउटपुट। तो अब मैं अगर बाराबंकी के क्षेत्र में हूँ, मेरे पास एक 4 बीघे का या 5 बीघे का जमीन है, तो अब अगर मैं देख रही हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं आलू उगाऊं या मैं मेंथा की फसल उगाऊं, क्योंकि कुछ दोनों का ही ड्यूरेशन लगभग सेम है। तो अब मुझे पता है कि आलू की फसल जो है वो मुझे 10 रुपए पर किलो में मेरी निकल गई, और मुझे कोल्ड स्टोरेज से लेकर भी मुझे 50% का या 25% का मुनाफा हुआ। जबकि मेंथा की फसल में मैंने रखा रहा 2 साल, फिर भी वो मेंथा की फसल का दाम नहीं मिला। तो ये कैसे पता चला किसी भी किसान को? उसके विपणन के डिसीजन से। विपणन की जो मार्केट होती है, विपणन जब होता है आपकी उत्पाद का, वही आपको आगे बताता है कि आप उस उत्पाद पे आगे पैसे लगा सकते हैं या फिर आपको उत्पाद को चेंज करने की आवश्यकता है। और लास्ट आपका पॉइंट ये है कि प्रमोटिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें मैं एग्जांपल ये लेना चाहूंगी कि मान लीजिए कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी जमीन का पानी का स्तर जो है, जो ग्राउंड वाटर का पानी है, वो काफी कम है। बोरवेल लगाने से भी वो स्तर ऊपर नहीं हो पाया। तो ऐसे क्षेत्र पे कौन सी फसल की जाए? तो कुछ तो फसल ऐसी हो सकती है, जैसे आपने पोल्ट्री कर ली, आपने बकरी पालन कर लिया, आपने ये वाली अपनी फसल पे डाइवर्स कर लिया, आपने मिक्स्ड क्रॉप कर लिया कि मैं थोड़ा फसल भी कर सकते हैं और थोड़ा आप पोल्ट्री या आप बकरी पालन का कार्य भी कर सकते हैं। तो आपके लगातार वो एक चैनल जो है रेवेन्यू का आपका जनरेट होगा। तो इस तरह के डिसीजंस कैसे आप किसी पर्टिकुलर आप अपनी सीमित रिसोर्स को कितना आप मैक्सिमम यूज कर सके, विपणन से ही आपको जानकारी उपलब्ध होती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेना चाहूंगी। ये आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि 2 कॉन्सेप्ट और होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्री बिजनेस में। एक होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जैसे मैं आपको बता रही थी, 3 रास्ते होते हैं, B2G, B2B, B2R, जो भी आपके 3 आपके चैनल्स होते हैं कि आपने कैसे सप्लाई पहुंचाई अपने दूसरे पर्टिकुलर स्टेप में। तीसरा ये है कि उस वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या है कि आपने उगाया धान या आपने फसल की गेहूं की, लेकिन आपने उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करी, यानी कि आपने बेसन की पिसने वाली थोड़ी छोटी सी स्तर की अगर मशीन लगा देते हैं और आप उसको बेसन या आप हो सकता है आटा या मल्टीग्रेन, जो भी आजकल जो नए नए डायमेंशन में अगर आपको दिखता है कि हाँ, अगर आपने गेहूं को आटा बना के आप बेच रहे हो, या फिर जैसे आप सरसों है और सरसों का तेल आपने अगर दोनों चीज कर रहे हो, तो उसमें काफी अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? एक तो इसलिए कि किसान के पास ज्यादा कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर चीज का। जैसे आपने मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लीजिए आपने सरसों की खेती करी। अब सरसों की खेती एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। जैसे जैसे आपका मौसम का बदलाव होता है या जिस तरीके से आपकी सर्दी का बदलाव होता है, बरसात होती है, उतनी ही वनरेबल और उतनी ही सेंसिटिव हमारी सरसों की फसल होती है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास एक मिलिंग की सुविधा है, आपके पास पिसाई की सुविधा है, आप उसको पिरवा सकते हैं अपने अपने खेत के उस पे, तो उस आपके मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो एक कंज्यूमेशन के फॉर्म में आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दिया है। तो वो अब आपकी फसल जो है वो सरसों के बीज, सरसों नहीं बिकेगा आपका, आप तेल के रूप में इसको निकालेंगे, यानी कि आप एक दूसरे लेवल पर पहुंच गए हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बेसन खाते हैं या फिर हम ब्रेड खाते हैं, हम जिस भी फॉर्म में खाना खाते हैं, उस फॉर्म में आप जितना इम्प्रूव करते गए ओरिजिनल अपनी उत्पाद को, उतने ही ज्यादा दाम मिलते हैं। जैसे आप गेहूं का धान देंगे तो आपको मिलेगा करीब मान लीजिए
FCI का रेट हो गया 1800 पर जो आपका डिसाइड होता है, सरकार जो आपको बताती है MSP का रेट। लेकिन ब्रेड आपको कितनी मिलती है? ब्रेड आप कोई भी ब्रेड आप लीजिए तो आपको 20-25 में कितने ग्राम की ब्रेड मिलती है? तो जितना आप उसको आप उसमें वैल्यू ऐड कर लेंगे, पैकिंग की सुविधा उपलब्ध करा लेंगे या प्राइमरी ही पैकिंग कर लेंगे, आप उसकी ग्रेडिंग कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल देना चाहेंगे लहसुन की फसल का, तो घिरोर मैनपुरी की जो मार्केट है उसमें लहसुन बहुत ही अच्छे स्तर पे होता है और उसमें आपके लहसुन को 3 ग्रेड में बांटा जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। और वो होता है आपके साइज से और आपके कितना कितना उसका साइज है, बेसिकली वही उसका रेंज होता है। तो जो किसान एक पूरे थान में उसको कर देते हैं अलग, उनका एक अलग रेट है, मान लीजिए उनको एवरेज रेट मिलता है। और जो किसान थोड़ा महिलाओं को लगा के या लेबर को लगा के, महिलाएं भी क्यों बोले, लेबर को लगा के, आप चाहे किसी भी लेबर को लगाएं, तो उसको अगर आप उसको सॉर्ट कर देते हैं, A ग्रेड के हमारे पास ये बोरे हैं, B ग्रेड के ये बोरे हैं, C वाले ग्रेड के ये बोरे हैं, हर एक बोरे का आपका दाम अलग है। और आपने क्या किया है, आपने अपने ही खेत पे उसको सॉर्टिंग करा ली, आपने उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करा ली। तो आपकी छोटी सी ये जो आपने एक्स्ट्रा आपने उसमें वैल्यू ऐड किया कि नेक्स्ट स्टेप पे उसको सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो मार्केट इंसेंटिव देती है, 3 रुपए या 4 रुपए जो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो आपको आपके वैल्यू एडिशन का इंसेंटिव है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेना चाहूंगी। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी मार्केटिंग से संबंधित जितनी भी है, जितनी भी चीजें चलती हैं विपणन के आसपास, उसमें 4 चीजें, बिग 4 मैं उनको बोलती हूँ। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये 4 चीजें यदि हमारे कृषक समूह के लोग और हमारे किसान भाई यदि इन 4 चीज पे ध्यान दे लें, तो मुझे लगता है विपणन में उनको बहुत ही आसान मिलेगा। पहला तो अ, उनके क्वालिटी, यदि आप कोई भी उत्पाद आप करते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है। मार्केट में आप एक बार या 2 बार तो आप अपना खराब प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन तीसरी बार आपका वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतना सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई अन्य जरूर होगा जिसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी पर लगातार फोकस देना, लगातार सैंपल चेक करते रहना कि भाई ये सैंपल हुआ है, इसके आधार पे ये हमने डाला था, इस बार ऐसा हो गया है, तो ये बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, आप अपने प्रोडक्ट में क्या ऐड करते हैं, आप प्राइमरी प्रोसेसिंग ऐड कर रहे हो, आप थोड़ा उसको और जैसे मैं बता रही थी थोड़ा और वैल्यू ऐड कर रहे हो, और आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके विपणन से संबंधित। स्टैंडर्डाइजेशन, यदि आप किसी मार्केट से जुड़ते हैं, चाहे वो B2C हो, B2 आपकी जी हो या B2B हो, कोई भी मार्केट से यदि आप जुड़ते हैं, तो आप जब उसको 3-4 बार अपना आप जब उसमें माल बेचेंगे, कोई भी माल आप निकालेंगे, उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन करना कि मेरा जो माल है वो A ग्रेड क्वालिटी का माल है, इसका जो दाम है वो ये रहेगा। तो जो भी आपके जो आपसे जुड़ते हैं लोग, आपके जो सप्लायर है, आपके जो कस्टमर है, वो उनको धीरे धीरे आप पे एक विश्वास आ जाता है कि हाँ, ये इनका जो माल है खराब नहीं होता, या इनका जो माल है ये इस क्वालिटी का होता है। तो प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन लाना, चाहे आप उसको ब्रांड करवा लें, चाहे आप उसकी पैकेजिंग अच्छी करवाएं, या पैकेजिंग ऐसी करवाएं जैसे कि कुछ कुछ आपकी फसल है जो आप बोरे में ना करवा के यदि आप प्लास्टिक पीपी में करवाएंगे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। जैसे आलू की है तो आप उसको नेटेड बैग में करवाएंगे तो ज्यादा दिन चलेगा। तो इस तरीके की जो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी आपको मार्केट में वैल्यू मिलती है। और मार्केटिंग मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव इसलिए मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि यदि आपने मार्केटिंग का ही पर्सपेक्टिव नहीं देखा, यदि आपने बाजार को नहीं जाना सही से, तो आपकी जो प्रॉफिट है, आपका जो लागत है, उसको निकलने में और उसमें वापस आपका निवेश करने के आपके डिसीजन में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लगे कि इसमें कुछ ना कुछ अगर यदि मार्केटिंग अच्छे से हो गई होती तो हम और भी अच्छी तरीके से या अच्छे स्तर पे इससे कर सकते थे। मैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एग्जांपल देना चाहूंगी कि इसमें मार्केटिंग का क्या रोल है। पहला तो क्वालिटी का है रोल कि आपने उसमें क्या इनपुट डाला, कौन सा फर्टिलाइजर डाला आपने, आलू लगाए हैं तो आपने चिप सोना लगाया है, राजेंद्र वैरायटी लगाया है, आपने फ्राई सोना लगाया है, आपने कौन सा आलू लगाया है, आपने उसमें जीएपी का फुल फॉर्म है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आपने उसकी क्या क्या उसमें मिट्टी भरवाई, क्या उसके मिट्टी भरवाने के बाद आपने वापस उसकी गुड़ाई करवाई, ये जितनी आपकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इसका इसका आपने क्या ख्याल रखा है।
मार्केट लिंकेजेस, आपने कोल्ड स्टोरेज हो गया या कोल्ड स्टोरेज आप नहीं ले जा रहे हैं तो क्या आपने मंडी चैनल एक्सप्लोर किया है, क्या आपने जो सरकारी जो चैनल है वो एक्सप्लोर किया है। और मैं बार बार हाईलाइट करना चाहूंगी कि मार्केटिंग एक बार में डेवलप नहीं होती है। मार्केटिंग आपकी, आपने एक साल आप इस चैनल में निकलोगे, उसमें आप थोड़ा स्टैब्लिश हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ ये चैनल थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है, या ये चैनल में मेरा क्लाइंट बेस बन गया है, अब मैं नेक्स्ट चैनल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या फिर मैं आगे भी इसको अच्छे स्तर पे करना चाहता हूँ। तो मार्केट लिंकेज एक ऐसा है जो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर आपको अपना बाजार और अपने आसपास का जो आपके आसपास की मंडी है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या भाव चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा नया वैरायटी आई है, किसको अच्छा दाम मिल रहा है। और रोटेशन ऑफ मनी, रोटेशन ऑफ मनी मतलब यदि आपको कोई पर्टिकुलर मार्केट चैनल है या फिर कोई पर्टिकुलर आपके पैसे लेट हो रहे हैं, आपका जो इनकम है उतना जल्दी रोटेट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपको उस पर्टिकुलर जो वो जो स्पेसिफिक फ्रूट या वो स्पेसिफिक वेजिटेबल जो आप लगाए हैं, क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि रोटेशन ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका पैसा रुक रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है वो एक इंडिकेशन है कि आप वापस ये डिसीजन लें कि आपको अगले फसल में या अगले सीजन में कौन सी फसल करनी है। आपको अमरूद उगाना है या फिर आपको कोई और फसल उगानी है। क्योंकि अगर आपका पैसा रुक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कमोडिटी में कुछ ना कुछ समस्या आई। जब तक आप उसको अच्छी तरह से नहीं समझ लें, मुझे लगता है कि आपको वापस ये डिसीजन सोचना चाहिए कि अगले उसमें आपको क्या करना है। फिर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी इसी तरह गेहूं और धान का, सीरियल्स का। इसमें तो आपको पता ही है एमएसपी डिक्लेयर होता है, एमएसपी से खसरा खतौनी के आधार पे आप अपनी जितनी भी आपके उत्पाद हैं वो आप अपना गोडाउन में जमा करवा सकते हैं। पर इसमें एक मेजर इशू है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए मेजर इशू है क्योंकि आप अधिकतर गांव में मैंने देखा है कि जो आपका सेंटर होता है वो थोड़ा दूर होता है। आपके गांव से आपको लेबर करके आप उसको गाड़ी करके लेबर लगा के आप उसको वहां तक ले जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक गाड़ी में हर बार आप ले जाते होगे, लेकिन आप एक बार दो बार आप ध्यान दीजिए कि आप एक ट्रैक्टर में कितना लोड हो पा रहा है, कितना लेबर लग पा रहा है और क्या उसमें मॉइस्चर लेवल है। मॉइस्चर मीटर ला सकते हैं जिससे आप नाप सकते हो। मॉइस्चर मीटर एक बहुत ऐसा उत्पाद नहीं है जो बहुत महंगा हो, लेकिन उससे उसका बहुत अच्छा परिणाम ये होता है कि जब आप एफसीआई जाएंगे और जब वो लोग आपका सैंपल करेंगे और मॉइस्चर मीटर से नापेंगे, आप पहले से आपको पता है कि आपके गेहूं का 7% या 8% मॉइस्चर चल रहा है, तो आप बहुत निश्चिंत तरीके से बता सकते हैं कि आप इससे फिर से नापिए। आप या हो सकता है आप बहुत ही आपका जो गेहूं है वो सैंपल पार कर जाए। तो एक मॉइस्चर मीटर या इस तरह का जो छोटे छोटे उपकरण है उसमें निवेश बहुत जरूरी है किसानों के लिए, ताकि उनका जो उत्पाद है रिजेक्ट कम हो, और रिजेक्ट कम होने के साथ साथ एक बार में ही वो पूरा आप उसको अपने बाजार तक पहुंचा सकें। ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी और अब मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। कोई भी किसान भाई यदि मुझसे क्वेश्चंस या फिर कोई भी डिस्कशन का टॉपिक अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। थैंक यू शिल्पी मैम। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, अगर किसी का कोई कुछ क्वेश्चन हो तो एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब लोग अनम्यूट मत करना प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए आप लोग। यदि आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालना चाहें तो आप चैट बॉक्स में भी मुझे डाल सकते हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। शिल्पी जी सुन पा रहे हैं आप हमको? जी जी बताइए। मेरा ये सवाल था कि आपने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, सीरियल्स का, बीट्स का, राइस का, ऑयल का। तो अगर हम लोग ऑयल का एक एग्जांपल देखें कि प्रेजेंट टाइम में जो कोल्ड प्रोसेस ऑयल है, तो इसका जो मार्केट में जो प्राइस है ये बहुत ऊपर नीचे है। लाइक दैट 350 से लेके 1000 रुपया प्रति लीटर बिकता है, और जो अच्छे किसान है वो 1500 रुपया लीटर बेच देते हैं अपने वहां से। तो जो मार्केट में जो हम प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, प्रीमियम में हम जाना चाहते हैं, और प्रीमियम में हमारा जो अभी बिजनेस प्लान है वो भी चल रहा है, 1-2 महीने में अंडरग्राउंड आ जाएगा। तो हम आपसे ये चाहते हैं
कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है हम ये लोग कैसे सेट कर पाए। लागत तो ठीक है कि हमको 300-400 रुपया हमारी लागत आ रही है, और उसी लागत में जो कि हाँ अगर नॉर्मल ऑयल की बात करें तो उसमें पाम ऑयल का मिक्सिंग है, लेकिन क्लेम कोई नहीं करता कि इसमें ऑयल में मिक्सिंग है। लेकिन कोल्ड प्रोसेस में जाते हैं तो इसमें ऑयल की जो मिक्सिंग है ये पॉसिबिलिटी 9 के बराबर होती है, क्योंकि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट या प्रिजर्वेटिव हम इसमें ऐड नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी प्राइसिंग कैसे तय करें कि हम अपनी प्रीमियम क्वालिटी जो मेंटेन कर रहे हैं उसकी लागत और प्लस जो हमारा इनकम है वो कैसे जनरेट हो पाए। देखिए ऑयल के जो आप ऑयल की बात कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ऑयल का जो मार्केट है काफी अनप्रेडिक्टेबल है और उसपे मिक्सिंग की एक बहुत बड़ी समस्या भी है। मिक्सिंग इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग पाम ऑयल को आप मिक्स कर देते हैं और उसके वजह से ऐसा होता है कि पाम एक क्योंकि बहुत सस्ता आता है और बाकी सारे जो आपके जो ऑयल सीड्स हैं वो काफी महंगा आता है, तो बहुत उसमें मार्जिन होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि यदि आप एक उसको सैंपल टेस्ट करवाएं, पहले तो ये है कि आप उसका सैंपलिंग करवाएं, जो आपका अगर आपका शुद्ध आपको कोल्ड प्रेस करवा रहे हैं उसकी सैंपलिंग करवाएं, और जो जितना भी आपका पर यूनिट निकल रहा है, चाहे ग्राम के बेसिस पे आप कर रहे हो, चाहे आप किलो के बेसिस पे कर रहे हो, पहले आप उसकी कॉस्ट शीट बनाएं। जब तक आप कॉस्ट शीट उसकी नहीं बनाएंगे तब तक आपको कितना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत कितनी लग रही है उसका एक बहुत ही क्लियर आपको पता चलना चाहिए। दूसरा फिर स्टेप 2 होगा, जब आपने अपना बैकग्राउंड अपना कॉस्ट का बैकग्राउंड एक बार कर लिया, आपका स्टेप 2 ये है कि आप मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप किसी भी टाइम पे आप चाहिए आप क्या, तो अगर आपका B2B है तो आपके कॉम्पिटिटर हो गए मिलर, अगर आपका B2C है तो आपके कॉम्पिटिटर हो गए आपके जो रिटेल में आपके जो आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकल रहा है। आप MRP नोट करिए, ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है, आपने देखा MRP ये है। अब आप देखिए कि कितना मार्जिन है और उस मार्जिन में आप ये देखो कि कितने परसेंट मार्जिन आपका बिल्कुल न्यूनतम चाहिए, जैसे कि 20% तो चाहिए ही चाहिए। 20% के अगर आपको 20% भी मार्जिन नहीं मिलता है तो आप निवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो 20% आपने अलग कर दिया, 80% का बाजार है अब आपके पास। अब 80% के बाजार पे आप खेल सकते हो कि भाई अभी आप इंट्रोड्यूस करना चाहोगे तो हो सकता है 10 रुपए आप कम करना चाहो कॉम्पिटिटर से। वैसे स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप 10 रुपए से कम करके बराबर के दाम पे करिए, क्योंकि यदि आप बहुत सस्ता कर देंगे तो मन में ये रहेगा कस्टमर के कि भाई कोई कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी इसीलिए बहुत सस्ता हो गया है। तो आप बहुत सस्ता ना करें, लेकिन आप उसको 10 रुपए कम करके आप एक बार उसको आप उसको उसका वो कस्टमर का आप रिस्पॉन्स देखें। यदि आप सेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्स और ये पर्टिकुलर एरिया जो आपका सही है, आप एक मार्केट डिलाइनेट करिए कि मुझे इस वर्ष इस पर्टिकुलर सीजन में मुझे लखनऊ का मार्केट कवर करना है। लखनऊ के मार्केट में 3-4 बड़े बाजार हैं, मुझे इस बड़े बाजार में अपना माल सप्लाई करना है। मैंने देख लिया है कि इस एक बाजार में 3 व्यापारी हैं, तो इन 3 व्यापारी के पास मुझे इतने इतने लीटर ऑयल रखवाना है। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी अच्छा लगा। और एक थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और मैं डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया का है इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें चूंकि हम लोग अभी बिजनेस में नया है, अभी FPO हमारा 1 साल पुराना है, हमारे 500 मेंबर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम उनसे तय करते हैं तो इसमें कितना % मार्जिन बचता है FPOs को, या जो छोटे किसान है इंडिविजुअल अपनी कंपनी जो अभी खड़ा करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया जैसे अब इंडिया मार्ट हो गया या अमेजॉन हो गया, मतलब और भी जो है, तो इसमें कितना % बच पाता है एक्चुअल किसानों को। देखिए अब ये तो इसमें 2 चीजें बहुत मेन है। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल व्यू में बताऊं तो इसमें 2 चीजें बहुत ही मेन है। पहला तो अगर आप किसान आप किस कितने बड़े या कितना क्या आपकी कैटेगरी है, आपकी कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, या आप छोटे किसान है, मीडियम किसान है, स्मॉल किसान है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी हाल ही में मैंने आलू की फसल का कॉस्ट लागत का जो है मैंने एक कॉस्ट शीट बनवाई थी और मैंने इसमें लगी कई अच्छे स्तर पे वो कॉस्ट शीट हमारी बनी है। तो मैंने उसमें ये ऑब्जर्व किया, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ यहाँ पे सभी किसान भाइयों से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आपकी 2 बीघा या 3 बीघा जमीन है तो उसमें आपको लगभग या पूरा जब आप पूरा मार्जिन निकाल लेते हैं तो आपका 3 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर आपके पास 3 से 5 बीघा वाली जमीन के आप किसान हैं, और यदि आप FPO बना लेते हैं जहाँ पे आपके जैसे आप बता रहे हो कि 500 किसान है, तो जमीन के आधार पे जब हमने उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट किया, एकड़ में कन्वर्ट किया, तो यही 3 रुपए 5 रुपए बन गए और फिर 5 रुपए से बन के 6 रुपए बन गए। तो कहने का मतलब ये है
कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी वॉल्यूम कितनी है, आप मार्केट में कितने वॉल्यूम सप्लाई कर रहे हो, आप 1 कुंटल सप्लाई कर रहे हो कि 200 कुंटल सप्लाई कर रहे हो, इस पे आपका मार्जिन बनेगा। जी जी। और छोटा सा एक क्विक रिस्पांस और चाहूंगा, क्योंकि अनुभव आपके पास बहुत अच्छा है। इंडियन जो स्ट्रेटजी है ना मैम, कि अगर हम अपना प्राइस जो तय करते हैं अपने प्रोडक्ट का, अगर मिनिमम मान लीजिए हमारा जो मार्केट में जो मिनिमम प्राइस है 350, अगर हम 500 कर देते हैं, ठीक है, और 500 करना ठीक है, या हम 550 करके 50 रुपये डिस्काउंट करना ठीक है? क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मार्केट की। तो हम अपना फिक्स प्राइस करें, या जो इंडियन अपना हम ही लोग जाते हैं कोई भी सामान खरीदना, तो भैया इतना छोड़ दो, इतना डिस्काउंट कर दो, तो 550 करके 50 रुपया डिस्काउंट करके रहेंगे, तभी हमारा वही जो रेट तय है 500 रुपया, या 500 पे जाए, दोनों स्टेट में कौन सा अप्लाई करें मैम? जैसे कि मैंने आपको इसका आंसर मेरे पहले आपको बताया था कि आपने मान लीजिए देखा कि 80 रुपए का आपका मार्जिन चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपने जब आपने पूरा कॉस्ट निकाला, आपने एमआरपी देखी, तो आपको लगा कि आपका ये मार्जिन है, ठीक है। उस मार्जिन पे अब मैंने आपको बताया था कि 20% आप निश्चित कर लो कि 20% से तो लेना ही लेना है, तो आप 80% का आपके पास पूरा डिसीजन मेकिंग है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसमें आप 80% पे आप ये 70% पे, तो आप 10% देखिए, कोई सीजन तो हर एक कमोडिटी का आता ही आता है, ठीक है, सीजन में वो कमोडिटी सस्ती होती भी है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से डिस्काउंट कर दें या एकदम से आप एकदम हाई लेवल पे बिल्कुल प्राइस ले जाएं। आप एक रियलिस्टिक प्राइस रखें, और आप अपने कस्टमर को बनाने के लिए 10% वाले मार्जिन पे, मुझे लगता है कि कृषि उत्पाद मैंने जितना मैंने अभी तक मेरा अनुभव है, 10% का ही आप उसमें ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो बहुत सारे किसान लोग हैं, तो यदि आपने ज्यादा महंगा कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बेनिफिट होगा। और क्या होता है ना कि अगर एक होता है ना आपकी मोर देन आप जो आप प्राइस में बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे आपकी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्यूआर कोड आ गया, मैं क्यूआर कोड का एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप देखते होंगे जीपे वगैरह में क्यूआर कोड होता है, सिंपली आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और आपका पेमेंट जो है वो चला जाता है। आप एक क्यूआर कोड उसमें इंसर्ट करिए, क्यूआर कोड एक फ्री में मिलता है, आप फ्री में उसके आप पैकेजिंग में क्यूआर कोड लगाएं, उस क्यूआर कोड में सिंपल इन्फॉर्मेशन होगी, भाई ये इस एफपीओ से सप्लाई किया गया है, इतने इस डेट को मैन्युफैक्चर किया गया था, इस गांव से आया है। तो एक विश्वसनीयता जो होती है ना, वो ऐसे डेवलप की जाती है, ना कि सिर्फ आप उसको पैसे से जोड़ें, आप विश्वसनीयता इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि ये एफपीओ यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था, ये किसान है, ये इस तरह से आप डेवलप करिए। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। मैं जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मैंने एक फॉर्म सेंड किया है चैट बॉक्स पे, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। वो फॉर्म एक जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, अगर आपका एफपीओ है और या फिर कोई भी है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसमें हमारे साथ रहेगा कि आपने हमें पार्टिसिपेट किया था, और हमें भी पता चलेगा कि क्या क्या उत्पाद में आप डील कर रहे हैं। कोई और प्रश्न इस समय? सचिन जी? मैम कोई क्वेश्चन नहीं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इनका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो मैम से प्लीज। रमेश कुशवाहा जी ने हाथ ऊपर कर रखा है, कुछ क्वेश्चन था रमेश कुशवाहा जी आपके पास? सचिन जी, मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ, यदि कोई किसी को क्वेश्चन है तो मॉडल गांव से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ मॉडल गांव से, बाकी मैं अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भी संपर्क कर दे रही हूँ कि यदि आपको कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
किरण सिंह सेंगर मैम, आप हैंड रेस कर रही हैं, अगर आपका प्लीज मैम कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आया है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। किसानों को कैसे हेल्प मिल पाएगी? इन सब से तो सिर्फ मिडिलमैन को ही फायदा होगा, हम किसान भाइयों को कैसे प्रॉफिट मिलेगा? मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन किया है फाल्गुनी सिंह ने। मैं इनके क्वेश्चन का ये उत्तर देना चाहती हूँ कि मैडम, जितना भी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है वो मेरे अनुभव से आधार पर ही है, और मैंने अधिकतर किसानों के साथ ही कार्य किया है, और इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मार्केट को अंडरस्टैंड करना और मार्केट को समझना, उस पे थोड़ा अगर आप टाइम लगाएं और देखें कि ई कॉमर्स एक ऐसे, जैसे कि अभी एमडी जो अभी पहले प्रीवियस हमारे जो कुछ जिन्होंने क्वेश्चन कहा था, उन्होंने पूछा था मुझसे कि ई कॉमर्स हो गया, अमेजोन हो गया, आप उस मार्केट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का कंपटीशन है, किस तरीके की मार्केट है, क्या उत्पाद आपने बनाया है, क्या आपकी कौन से मार्केट में आप उसको निकालना चाहते हैं, आप उसको फिजिकल मार्केट में निकालना चाह रहे हो, आप उसको ई कॉमर्स में निकालना चाह रहे हो। और बाकी मैंने आपको मेल आईडी दे दी है, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो या आप जुड़ना चाहती हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकती हैं। थैंक यू शिल्पी मैम, आपने बहुत अच्छा बताया हम सभी लोगों को। हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ हम लोग ये मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू आपका थैंक समय यू। देने के लिए। थैंक यू।